जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग साइंस के डिस्कशन क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस पे क्या होगा कि अनेकों क्वेश्चन आपको डिस्कशन में मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिकॉल भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम्स में इसके वजह से क्वेश्चन अक्सर टकराते रहते हैं। चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बिना समय को गवाए हुए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है। तो यहाँ पे आपको कितने हैं कि 32 मौजूद, यानी कि छठा में आपका 32 है। इस तरह से आप देख लीजिए कि पहला में कितना होता है तो मतलब 2 होता है। पहला में आप याद रखिए यहाँ से 2, यहाँ सब लिख देते हैं आपको टोटल कि पहला वाला में आपको कितना होता है तो 2 होता है आवर्त में। उसी तरह से दूसरा आवर्त में आप बात करिएगा तो 8 होता है। तीसरा में भी आपको 8 ही होता है और चौथा वाला में आपको याद रखेगा कि क्या है 18 होता है। और पाँचवा वाला में भी 18 ही होता है। उसके बाद छठा में अभी आपने देखा कि यहाँ 32 होता है और सातवां वाला में यानी कि इसको अधूरा मतलब ऐसे को आवर्त को कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 2 8 8, फिर उसके बाद यानी कि 2 बार 8, उसके बाद फिर 18 18 और इस तरह से ये 32 और इसको अधूरा वाला को भी लगभग आप 32 ही याद रख सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह से याद रखिए कि 2 8 8 18 18 और ये 32 हो गया। तो ये एक पहला ये आवर्त हो गया, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, पाँचवा, छठा और ये आपका सातवां हो गया वाला। तो अब इस तरह से यह आवर्त के बारे में इसमें बता दिया है कि तत्वों के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य चीज़ों के बारे में, जैसे कि आवर्त किसे कहते हैं। क्योंकि जो पीरियडिक टेबल आप मतलब ये देखते हैं तो उसके ये बाएं से दाएं वाला जो लाइनें जाती है, यानी कि पहले रुकिए आपको यहाँ से बताते हैं फिर से। तो ये देखिए ये वाला जो लाइनें होती है तो जो आवर्त होती है इसको ही आवर्त कहा जाता है। तो इस तरह से आवर्त कितने हैं आपको तो याद रखिएगा वो 7 आवर्त में बांटा गया, यानी कि 1 2 3 4 5, उसके नीचे 6 और ये 7, यानी कि 7 आवर्तों में देखने को मिलेगा। हालांकि छठा और जो सातवां आवर्त है वो 2 भागों में मिलेगा, एक ऊपर वाला भाग में, एक नीचे वाला में। जब चले जाइएगा आप उसमें तो एफ, जिसको एफ ब्लॉक होता है उसमें भी 2 भाग आपको देखने को मिलेगा, 6 वाला और 7 वाला। तो इसको आवर्त हम लोग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पीरियड कहा जाता है। और ये ऊपर से नीचे वाला यानी कि ये क्षैतिज वाला को तो आवर्त कहते हैं और उदग्र वाला यानी कि ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग कि वर्ग कहते हैं। और इस तरह से अगर वर्गों में आप आइएगा तो टोटल आपको कितना वर्ग यानी कि उसको मतलब ग्रुप कहा जाता है, उनको उसको टोटल कितना होता है तो 18 होता है। तो याद रखना है कि वर्गों की संख्या 18 हो गया, आवर्तों की संख्या 7 होती है। अब यहाँ से जुड़ी हुई क्वेश्चंस और आपको हम रिकॉल कराते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा इसका मतलब यह किसका है तो मोस्ले का है। याद रखना होगा किसका है तो मोस्ले का दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। और अगर बात करेगा आपको इसमें मोस्ले में भी तो आपको बता देते हैं कि मोस्ले का क्या कहता है। तो अब मोस्ले का जो है आधुनिक आवर्त सारणी ये कहता है कि तत्वों का भाव मतलब तत्वों का भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं कि परमाणु संख्या यानी कि क्रमांक क्या क्या होता है कि आवर्त फलन होता है, यानी कि इसने जो सजाया हो परमाणु संख्या एटमिक नंबर पे मोस्ले ने सजाए हुए हैं। और अगर यह आधुनिक शब्द हट जाएगा, यहाँ पे आपको अगर आधुनिक शब्द हट जाएगा, सिर्फ पूछेगा कि आवर्त सारणी के मतलब पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति मेडलिफ। तो मेडलिफ का ही आवर्त सारणी बना हुआ था और इसने मेडलिफ के आवर्त सारणी के अनुसार ये कहता है कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, याद रखना होगा कि भौतिक और रासायनिक जो गुण गुण होते हैं वह तो वह मतलब तत्वों का परमाणु भार के, याद रखना परमाणु भार के, यानी कि उसको क्या कहा जाता है भार, या फिर उसको कह सकते हैं एटॉमिक वेट का आवर्त फलन होती है। यानी कि जो मेडलिफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया हुआ था वह भार के आधार पर उसने सजा दिया था तत्वों को। लेकिन जैसे ही मोस्ले साहब आते हैं तो उनसे क्या हो जाती है कि वह परमाणु संख्या भार को न मान करके वह संख्या को मान लेते हैं और इसी पर क्या हुआ आधुनिक मतलब आवर्त सारणी का नींव पड़ गया मोस्ले का। तो ये आपको 2 व्यक्ति हो गया। उसी तरह से 2 और व्यक्तियों के आपको हम नाम बताते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी पर किसने काम किया हुआ था। तो याद रखना उस व्यक्ति का नाम क्या था, डोबनेयर। तो डोबनियर ने व्यक्ति ने काम किया हुआ था, डोबनियर ने ट्रिक नियम दिया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि ट्रिक नियम किसका दिया हुआ था, डोबनेयर का ट्रिक नियम दिया गया। इसमें बताया था किन्हीं 2 तत्वों का क्या होता है कि औसत भार जो होता है वह किसका होता है तो तीसरा तत्व के बराबर होता है, यानी कि समानुपाती होता है। इस तरह से उसने निकाला हुआ था, यानी कि 2 तत्वों का। हालांकि यह असफल रहा, ज़्यादा तत्वों तक इसका व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसलिए डोबनेयर का ट्रिक सबसे पहला इसी ने दिया हुआ था, ट्रिक नियम। उसके बाद में और आपको बताते हैं कि एक और दूसरा जो व्यक्ति थे वह था अष्टक नियम। ठीक है, वह कौन सा दूसरा जो व्यक्ति था वह अष्टक नियम दिया हुआ था, यानी कि अष्टक इस तरह आपको लिख देते हैं। वह व्यक्ति का नाम था, याद रखना को अष्टक नियम। उसने सारे गामा पादा निशा संगीत पर न्यूलैंड का अष्टक नियम, याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम इसने दिया हुआ था। इसने संगीत के 7 स्वर पर सजा दिया था कि सारे गा
और इस तरह से उसने सारे गामा पादा निसा यानी कि उसने बता दिया कि 7 तत्व के बाद जो 8वां जो तत्व होता है वो पहला तत्व के समान होता है। तो उसने संगीत के 7 स्वरों पे उसने सजा दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये आपको अक्सर एग्जाम में भी देखने को मिलता है, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, तो अष्टक ने नियम दिया हुआ था। जबकि डोबेनेनर ने कौन सा नियम दिया था, तो ट्रिक नियम आपको दिया हुआ था। ये दूसरा व्यक्ति हो गया। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति अभी हमने आपको बताया, ये मेडलिफ साहब है, जिन्होंने आवर्त सारणी के काफ़ी ज़्यादा इसने नींव रख दी। सबसे ज़्यादा इन्हीं को मान्यता मिला था, लेकिन ये परमाणु भार पर, इनका परमाणु भार यानी कि वेट पे ही आधारित रहा, लेकिन ये ज़्यादा उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन आधुनिक रूप से जो सफल हुआ तो वह मोस्ले साहब के हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है हम लोग के कि मेडलिफ के जो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा गया था, तो उसमें समूह कहा गया, यानी किसी को ग्रुप उन्होंने कहा हुआ था। ये चीज़ याद रखना होगा। और इसमें हमने आपको बता दिया कि आवर्त सारणी के रूप में वह यही मेडलिफ ही थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो याद रखना है कि जो संपीड़ित जो स्प्रिंग होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होता है, और जो घड़ी वगैरह में भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थिति मतलब अपना वो अवस्था के इस मतलब उपस्थिति के कारण ही इसमें ऊर्जा मौजूद होती है। अब स्थितिज ऊर्जा का हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि mgh होता है। ये चीज़ याद रखना होगा कि mgh होता है। m मतलब ये मास हो गया, और स्मॉल g आपका क्या हो गया कि गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, और प्लस में गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv²। इसको दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा। तो कभी भी मिलेगा आपको स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा किसका भाग होता है, तो याद रखना होगा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का है योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। चलिए और जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि एक वस्तु को क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक वस्तु। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु का उत्तल दर्पण के जब सामने उसको अनंत और दर्पण के ध्रुव की यानी कि पोल के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब के जो स्थिति होता है, तो याद रखना है कि वो किधर बनता है, तो दर्पण के ही पीछे बनता है। और वो कैसा बनता है, तो याद रखना है कि आभासी बनता है और छोटा बनता है। यहाँ आभासी का मतलब है कि यह काल्पनिक इसको ही कहा जाता है, और जो छोटा हो गया तो ये ठीक है। हालांकि यह कौन सा दर्पण है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण के देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के याद रखना होगा कि ये उत्तल दर्पण होता है, और इसका क्या होता है कि परावर्तक सतह क्या होता है कि आपको उठा हुआ रहता है। तो ये क्या होगा कि ये ध्रुव हो गया, ये पी हो गया। और जब यहाँ से अनंत से जब किरणें आती है तो यहाँ पे फोकस पे बनती है। लेकिन जब वस्तु को अनंत और क्या होती है कि ध्रुव के बीच में इस तरह से रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होती है कि ध्रुव यानी कि पी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीचों बीच बनता है। और यही वह स्थिति होता है जब हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर की स्थिति रहता है, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच रखा हुआ वस्तु। क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ अनंत पे हम लोग रखेंगे, डायरेक्ट अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे ही बन जाता है, और वही आभासी और बनता है और छोटा बनता है। लेकिन याद रखें कि जैसे ही प्रतिबिंब को हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो वैसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो यानी कि आपको पोल और मतलब फोकस के बीच बनता है, यानी कि ध्रुव और इसी के बीच बनता है। और यही आपका साइड मिरर के रूप में जब गाड़ियों में लगाते हैं। हालांकि ये उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होती है कि अनंत से आने वाली किरण मतलब किरणों को जहाँ पे जब बनाती है तो छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र को भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो उस आसानी से छोटा रूप में हम लोग देख लेते हैं। याद रखने का इसी कारण से उसका छोटा मतलब इसको उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। वैसे अगर बात करेंगे अवतल दर्पण का, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है, उसको हम लोग रोगियों के आँख कान नाक ये सब वगैरह में देखने में प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में भी लगता है, और जो पुलिस वगैरह का जो सर्च लाइट वगैरह होता है काफ़ी दूर तक फोकस मारता है, तो वह उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ तरह से याद रखना होगा कि आपको अवतल दर्पण का प्रयोग और उत्तल दर्पण का प्रयोग के बारे में। अब यहाँ पे बात कर, जबकि समतल दर्पण आप तो देखते हैं ये समतल आपका एक समान ही होता है, तो इस पर क्या होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब लगभग वही साइज का ही होता है। तो इस तरह से ये आपका समतल दर्पण हो गया। हालांकि इसमें याद रखिएगा समतल को छूने से क्या होगा कि जो दर्पण समतल दिखाई देते वह समतल दर्पण हो गया, और उसी तरह से जो दर्पण छूने से बीच में आपको धंसा हुआ महसूस हो जाए, ये बीच वाला धंसा हुआ, तो याद रखिएगा ये कौन सा दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को याद रखना है कि अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अनंत से अनंत किरणों को एक जगह क्या कर देती है कि अभिसारित कर देती है, इसीलिए इसको अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण की खासियत ये है कि अनंत से आने वाली किरणों को क्या
है अपसरित कर देती है और पीछे की ओर ले जाने पे एक जगह से लगता है कि वहाँ से आ रही है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी जबकि अभिसारी आपको अवतल दर्पण को कहा जाता है। और उत्तल दर्पण की खास यही है कि आप छू कर भी इसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। बीच का अगर भाग उठा हुआ हो गया तो इसका मतलब ये है आपका उत्तल दर्पण है, तो छू कर भी आप लगा सकते हैं। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति है उससे भी देख कर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब अगर हम बात करेंगे समतल में तो आप वहाँ पे आपको लगभग समान साइज का दिखाई देगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण में आपको सामने अगर रखा हुआ प्रतिबिंब छोटा दिखाई दिया, इसका मतलब वो उत्तल दर्पण है। और सामने रखा हुआ प्रतिबिंब अगर हमें बड़ा साइज में दिख रहा है तो इसका मतलब वो समझिए एक वह अवतल दर्पण है। ये कुछ खासियत उससे बार से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि अब दर्पण आ ही गया है तो दर्पण के बारे में और देख लेते हैं। हाँ, हजामती दर्पण में भी यानी कि दाढ़ी बनाते समय भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, लेकिन वह एक ऐसा स्थिति होता है तभी मतलब वह उस तरह से वह बड़ा साइज में दिखाई देता है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जैसे ही वस्तु को ये क्या होता है, एक ध्रुव हो गया, यानी कि ये पी हो गया, उसी तरह से ये आपका फोकस हो गया और ये सी वाला आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं तो याद रखना है कि जब वस्तु को हम लोग इस पर फोकस, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीचों बीच रखते हैं तो वैसा स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। और ये कैसा बनता है तो आभासी बनता है, यानी कि और आभासी के साथ साथ आवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। तो जो बड़ा बनता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हमें जो ऐसी दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं तो दाढ़ी का छोटा सा बाल भी हमें थोड़ा बड़ा साइज में दिखता है, जिसकी वजह से हम क्लीनिंग सेविंग कर पाते हैं। ये याद रखना है कि यही वही स्थिति रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से अवतल दर्पण में भी और भी बनने वाले प्रतिबिंबों के ऊपर में। तो आप प्रतिबिंब के ऊपर में बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, पहला आपका स्थिति ये आपका क्या हो गया कि फोकस हो गया और ये आपका सी हो गया। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब याद रखना है किस पे बनता है, तो आपको फोकस पे बन जाता है। किस पे बनता है तो फोकस पे बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वैसे ही स्थिति को और थोड़ा सा वस्तु को नज़दीक लाते हैं हम लोग, तो याद रखना कि जब वस्तु को नज़दीक लाएंगे यानी कि हम लोग आप कहाँ पे लाएंगे वस्तु को, अनंत और सी के बीच में लाएंगे, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में। वैसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बन जाता है। ये चीज़ याद रखना होगा, सी और एफ के यानी कि अनंत और सी के बीच लाएंगे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, याद रखना है। और उसी तरह से जब वस्तु को हम लोग सी पर ला देते हैं यानी कि वक्रता केंद्र पे लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका सी पर ही बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और साथ ही साथ वस्तु के साइज के बराबर बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर। अब चलिए और उसको वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो वस्तु को अगर सी और एफ के बीच रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो याद रखना है कि अनंत और सी के बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा रहता है। लेकिन जैसे ही वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा साइज का बनता है। और बड़ा साइज का बनता है। तो अभी तक जो भी सारी बन रही थी ये सभी के सभी वास्तविक के बन रही थी, लेकिन अब जैसे ही उसको फोकस के अंदर लाएंगे यहाँ पे और फोकस और ध्रुव के बीच में लाएंगे तो वही स्थिति क्या हो जाएगा, वस्तु वास्तविक न बन करके वह काल्पनिक बन जाएगी, यानी कि आभासी या साथ साथ आवर्धित। आवर्धित मतलब वह बड़ा साइज का बन जाएगा और दर्पण के आगे नहीं बन करके वह दर्पण के पीछे की ओर बनता है, यानी कि उसको काल्पनिक कहते हैं। यही है जब स्थिति होता है जब हाँ हजामती दर्पण में इसका इसी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि जब अनंत पे वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और जब वही वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। वैसे ही वस्तु को अगर सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, बराबर साइज का बनता है। तो वैसे ही जैसे जैसे वस्तुओं के हम लोग नज़दीक आते जाते हैं तो वस्तु का साइज क्या होता है कि इसमें बड़ा होते चला जाता है। और यही वह स्थिति जब होता है काल्पनिक, जबकि अवतल यहाँ पे होता है। और इसी तरह साइड मिरर में हमने आपको बता दिया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसको हम लोग वस्तु को अनंत अथी को यानी कि अनंत और इसको अनंत नहीं सॉरी उसके मतलब वो सी और इसका दर्पण को जो होता है अनंत से पहले और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो इस स्थिति में जब यथी ये बनता है उसके फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, जब हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लगभग मोटा मोटी यहाँ से अभी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही फिर आ गया है, देख लीजिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म होते हैं, गुण धर्म में भौतिक और रासायनिक गुण जो धर्म होता है वह परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। ठीक वही क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था। तो याद रखें परमाणु भारों के यानी कि एटमिक वेट के। उसी तरह से अगर इसमें आपको जोड़ देगा मोस्ले, तो मोस्ले के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्या का यहाँ भार हट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, परमाणु संख्या यानी कि क्रमांक यानी कि एटमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। तो इस तरह से आपको परिभाषा में के रूप में भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है
अमीबा में जो प्रजनन होता है वह क्या किस विधि द्वारा होता है, तो द्विविखंडन के द्वारा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठोस के पिघलने के दौरान क्या होता है कि इसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से याद रखिएगा, एक भौतिक 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। या तो ठोस में मतलब इसके क्या होता है कि आयतन और आकार निश्चित होते हैं, जबकि द्रव के क्या होगा कि उसका आयतन तो उसके निश्चित तो होते हैं लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। उसी तरह से आपका गैस का हो गया, तो ना आयतन और ना ही आकार उसका कोई निश्चित होता है। और चौथी जो अवस्था होती है वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में और तरल भाग के रूप में जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर वगैरह हाई होता है। सूर्य में भी जो ऊर्जा का स्रोत जब हाइड्रोजन हीलियम बदल जाता है, वह भी प्लाज्मा की अवस्था में ही रहता है, जबकि चौथा अवस्था। और जबकि पाँचवीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। याद रखना है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यही होता है। और इसका लगभग टेम्परेचर में आप जान लीजिएगा तो वही परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही उसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का वैल्यू होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अधिकांश सरीसृपों में एक जो है 3 कक्षीय क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि सरीसृपों में यानी कि सांपों वाला ये सब क्षेत्र में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो आपको याद रखना है कि सांप और मेढक, एक इसमें भी आपको याद रखना होगा कि मेढक में भी आपको 3 कक्ष का इसमें हृदय मिलता है, यानी कि उसके हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। और 3 चेम्बर में से आपको याद रखना होगा कि इसमें से यानी कि आप बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो याद रखिए इसके 2 आलिंद होते हैं और एक कैसा होता है कि निलय होते हैं। यानी कि ये ऊपर वाला ये हो गया आपका राइट आलिंद और ये हो गया आपको लेफ्ट आलिंद हो गया, और ये वाला सिर्फ निलय होते हैं। इस तरह से 3 चेम्बर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सांप में हो चाहे मेढक में भी हो। उसी तरह से अब 2 चेम्बर याद रखें किस में होता है, तो मछली में होता है। और मछली जो होता है उसमें सिर्फ 2, एक आलिंद ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला आपका निलय हो गया। तो याद रखना होगा कि और ये क्या होता है, अशुद्ध खून होता है मछली में, अशुद्ध यानी कि इसमें शुद्धिकरण होता ही नहीं है। ये जल में घुलनशील जो CO2 होता है उसको अपना मतलब यही सांस लेने में गल्फड़ों के द्वारा मतलब से लेता है, उपयोग करता है। तो इस तरह से याद रखना है कि अशुद्ध खून मछली में पाए जाते हैं और इसमें एक आलिंद और एक निलय, बस यही 2 चेम्बर आपके हृदय में होता है। और अभी आपने देखा कि सांप में भी और मेढक में भी, कि ऐसे भी एक ट्रिक में याद रख सकते हैं कि सांप क्या है कि मेढक को खाता है, तो दोनों के 3-3 चेम्बर है। उसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि 4 चेम्बर किस में होता है। तो याद रखना है कि 4 चेम्बर आपका मनुष्य में भी होते हैं, सभी स्तनधारी जीव में भी होते हैं और पक्षी में भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा पक्षी में भी 4 चेम्बर्स मिलते हैं आपको एक हृदय में। और साथ ही साथ याद रखें एक मछली पानी में रहने वाला जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ वाला, तो वह भी आपको उसमें भी 4 चेम्बर देखने को मिलता है। इस तरह से इसमें भी याद रख सकते हैं। तेलचाट्टा जिन्हें हम लोग कॉकरोच कहते हैं, तो उसमें याद रखना है कि उसमें कितना 13 चेम्बर्स होते हैं। 13 चेम्बर्स कहने का मतलब है उसमें से 7 आलिंद होते हैं और 6 उसका निलय होता है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने बात किया था कि हाँ एक केचुआ जिसे किसानों का मित्र कहते हैं, तो उसमें मतलब कितने जोड़ी होते हैं, तो याद रखना है कि उसमें 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, यानी कि टोटल उसके 8 हृदय होते हैं। तो इस तरह से उसमें से इसीलिए जगह-जगह से उसको आप कभी काट भी दीजिएगा तो वो जीवित रहता है, जल्दी मरता नहीं है। इस तरह से आप उसका शरीर चेम्बर वगैरह में हम बात कर लेते हैं। चूँकि हम लोग मनुष्य एथी का मतलब हम लोगों ने बात किया, तो याद रखना है कि उसका कितना होता है, 4 मतलब 4 चेम्बर होता है। तो याद रखना है तो जो 4 चेम्बर्स होते हैं, तो उसमें से देख लीजिए लगभग ये आपको हम बना दिए। तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया कि 2 भाग में, तो ऊपर वाला भाग आलिंद हो गया और नीचे वाला भाग आपका निलय हो गया। तो ये वाला राइट यानी कि दाहिना आलिंद हो गया और ये आपका लेफ्ट यानी कि बायां आलिंद हो गया। उसी तरह से ये वाला आपका दाहिना मतलब ये निलय हो गया और ये आपका लेफ्ट वाला बायां निलय हो गया। और कभी भी याद रखिएगा शुद्ध खून, शुद्ध खून क्या है, मतलब उसमें यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है, उसे शुद्ध खून कहते हैं। और जितने सारे शुद्ध खून वगैरह ये सब मतलब होती है, तो याद रखना है कि वो आपको लेफ्ट वाला में रहेगा, यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय में ही रहता है। और जबकि अशुद्ध कहने का मतलब है उसमें CO2 की मात्रा घुली रहती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली रहती है, तो आपको दाहिने आलिंद के तरफ में ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या अशुद्ध खून जितने होते हैं, यानी कि अशुद्ध खून आपका शरीर से आती है और ये दाहिने आलिंद में आती है और दाहिने आलिंद से ट्राइकास्पेड बल्ब के द्वारा और ये आपका दाहिना वाला निलय में आ जाता है। और यहाँ से कहाँ आपको चला जाता है कि फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में अशुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है, तो वह यहाँ पे लेफ्ट वाला आलिंद में आता है, लेफ्ट आलिंद में आता है। और लेफ्ट आलिंद के बाद बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा आपको बायां निलय में आ जाती है और बायां निलय के पश्चात ये कहाँ पे चला जाता है, तो पूरा शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको बायां निलय में आता है बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा, यहाँ से क्या होता है कि आपका पूरा शरीर में चला जाता है। और यहीं पे जब बायां निलय से जाता है तो याद रखना है कि 120 के साथ यह पंप करता है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा इसको प्रेशर की जरूरत होता है, इसलिए यहाँ से 120, इसलिए बायां आलिंद की जो दीवारें काफ़ी होती है मोट होती है और यह दाहिना आलिंद जो होती है और उसका मतलब वह कम होता है। और यहीं पर पेस मेकर दाहिना आलिंद के पास ही पेस मेकर लगाया जाता है ताकि हृदय पंप करे, जिसकी वजह से खून यहाँ पर मतलब हृदय में आ सके, क्योंकि अगर खून आना बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अटैक होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु
मृत्यु हो जाएगी। श्योर, तो ये चीज़ याद रखना है। पीस में होकर दाहिने आलिंद में लगता है और दीवारें कहाँ पे मोटी होती है हृदय का, तो याद रखना है कि वह बायां नीले के पास में होती है, क्योंकि यहाँ पे 120 के साथ, जब यहाँ पे खून आता है तो याद रखना यहाँ 80 के साथ में यह दबाव में आता है। अगला क्वेश्चन ये हम लोग का कहता है कि एक तंत्रिका व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लगभग क्या होती है कि लंबी होती है। तो ये आपको लंबाई के हिसाब से बोला जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र यानी कि मनुष्य के शरीर का जो तंत्रिका तंत्र की उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर को होती है। हालांकि तंत्रिका तंत्र की इकाई अगर बात करेंगे तो याद रखना है कि इसको न्यूरॉन होता है। उसी तरह से अगर किडनी का इकाई में तो उसका नेफ्रॉन होता है, और फेफड़े की इकाई एल्ब्यूली होता है। मानव शरीर का इकाई आपका जीन होता है, मक्का का भी इकाई जीन ही होता है, DNA का इकाई भी उसका जीन होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। हालांकि इसने लंबाई के हिसाब से पूछा कि सबसे यह लंबी कोशिका यानी कि तंत्रिका तंत्रिका होता है, लेकिन अगर उसका मतलब अथी आकार के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो याद रखना है कि वह फीमेल का क्या होता है कि ओवम होता है, और इसको ओवरी कहते हैं यानी कि अंडाणु। तो उसका बड़ा आकार होता है, और साथ ही साथ अगर छोटा की बात करेगा तो याद रखना है कि मेल का जो स्पर्म होता है जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, तो आकार के दृष्टि से सबसे छोटा सेल उसमें पाया जाता है, और बड़ा सेल ये मतलब ये फीमेल के थी में ओवम अंडाणु में पाया जाता है। यहाँ से याद रख सकते हैं, और ये लंबाई के हिसाब से आपको तंत्रिका तंत्र का बोला हुआ है। हालांकि तंत्रिका तंत्र ये हालांकि यह शरीर सबसे लंबा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करा है कि लिटमस जो विलयन है वह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है यानी कि निकाला जाता है। अब यहाँ पे ये लाइकेन याद रखना है कि ये किसका किसका मिलकर बना हुआ है, तो यह कवक। याद रखना है कि कवक और शैवालों का क्या है, क्या शैवाल का, कवक और शैवाल का ही मिश्रित वह सहजीवी है। सहजीवी इसमें आ जाता है तो शैवाल में, तो ये लाइकेन है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और इस तरह से अगर आपको लिटमस पर, हालांकि ये लाइकेन याद रखिए, लाइकेन का पौधा वहाँ पे यह किसका सूचक है, तो वायुमंडल का मतलब प्रदूषण का सूचक है। यहाँ पे कहीं पे अगर लाइकेन का पौधा नहीं उग रहा है इसका मतलब समझिए वहाँ पे ज़्यादा ही वायु प्रदूषण है। उसी तरह से अगर लाइकेन जहाँ पे उग जा रहा है वहाँ पे कम प्रदूषण वहाँ पर देखने को मिलता है। बात यहाँ पे लिटमस का है, तो ये चीज़ याद रखना है कि लिटमस पास मूल रूप से कैसा होता है कि बैंगनी रंग का होता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे से, तो लिटमस पत्र वगैरह प्रकार में भी आप देखे होंगे जैसे कि अम्ल क्या करता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार वह लाल लिटमस पत्र को वापस से नीला में बदल देता है। तो इस तरह से आप कुछ उसमें से याद रख सकते हैं। जबकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है उसको क्या उदासीन विलयन कहा जाता है। पीएच स्केल की खोज करता कौन था, तो सोरेनसन था। 1 से लेकर यह 14 तक उस पर स्केल दर्शाया हुआ रहता है। और अगर बात करते हैं कि उसमें से जैसे में कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है कि यानी कि 1 से 2 इसका होता है। उसी तरह से नींबू का 2.2 होता है, और इसका शराब का 2.4 होता है, और मूत्र का कितना होता है तो 6 होता है। उसी तरह से दूध का 6.4 होता है, और लार का 6.5 होता है, और खून का कितना होता है तो 7.4 होता है, और समुद्री जल का कितना होता है तो 8.4 होता है। यहाँ से कुछ कुछ आप पीएच मान याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान आपने दिया कि यहाँ पर देखिए ये कवक है, ये शैवाल। शैवालों तो हम जानते हैं कि अपना भोजन खुद ही प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेते हैं, ये लेकिन ये कवक अपने दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहता है, ये अपना भोजन नहीं कर पाता है। तो वैसे वैसे कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी रहती है, जबकि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि कवक जो उड़ते रहता है हवा वगैरह में, हालिया में नंगे आँखों से नहीं दिखाई देता, ये कहीं ना कहीं से ये भोजन वगैरह उठा करके ला के लाइकेन के ऊपर देता है। ठीक है, लाइकेन के ऊपर रख देता है, और साथ ही साथ इसमें लाइकेन के भीतर में क्या रहता है शैवाल। तो शैवाल क्या करता है कि अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेता है। तो इसी के भोजन में से ही क्या होता है उसको भोजन के रूप में ये कवक मिल जाती है। इसलिए ये दोनों मित्र के समान रहती है, यानी कि ये भोजन लाकर देने का कार्य करता है, और शैवाल क्या करते हैं उस भोजन को बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि जिस उसी तरह से जैसे कि आपके पिताजी आपको मतलब बाहर से सामान वगैरह ला के देते हैं घर में, तो माँ आपका यानी कि माँ यानी कि शैवाल आपका भोजन बना बना का दे देती है। तो उसी तरह से यही उसमें संयोग के रूप में आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह के अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा डिस्कशन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आप नए मतलब स्टूडेंट हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यहाँ पे आपने देखा कि एक क्वेश्चन पे आपको बहुत सारे अनेकों क्वेश्चन आपके रिकॉल हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, और रिकॉल ही आपके क्वेश्चन क्या करता है कि आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन अधिक सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।